अब के बरस अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे। अब के बरस। अरे वाह चिंटू, तुम तो बहुत अच्छा गाना गा रहे हो। हाँ मैम, पता है ये जो गाना है ना, मैं जब गांव गया था ना, मैंने आपको बताया था कि सरपंच जी से भी मिलाया था मेरे पापा ने। तो वहाँ गांव में जब हम खेतों को देखने गए थे तो वहाँ पर चावल की खेती थी और लोग गाना गा रहे थे काम करते हुए। अरे वाह, तुम तो खेतों को देख के आए हो, किसानों को काम करते देखे हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। तो चलो फिर चिंटू, आज हम खेती के बारे में ही तुम्हें पढ़ाते हैं। अच्छा मैम, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हाँ बच्चों, आपका जो ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4 है वो कृषि यानी खेती के ऊपर ही है। कृषि को एग्रीकल्चर कहते हैं यानी खेती भी कहते हैं। और भारत की करीब 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। और आपको पता है कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। क्योंकि कृषि में क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है और कृषि में जो उत्पादन होता है वो आगे जाकर के कच्चे माल के रूप में भी काम होता है और उसका दूसरे रूप में परिवर्तन भी होता है। तो कृषि को एक प्राथमिक क्रिया भी कहा गया है। और बच्चों, ये जो कृषि प्रणाली है ना, इसको हम 2 तरह से बांट सकते हैं। एक तो निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह यानी कि अपने खुद के जीवन निर्वाह के लिए भी हम कर सकते हैं। इसमें प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि आ जाती है और गहन निर्वाह कृषि आ जाती है। और जो वाणिज्यिक कृषि है यानी जो कॉमर्शियल यूज के लिए जो होती है, उसमें हम मिश्रित कृषि और रोपण कृषि को ले लेते हैं। तो आज हम इसको आपको अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। देखो, जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है ना, ये एक ऐसी कृषि की प्रणाली है जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए ही उत्पादन करता है। यानी उसको वो व्यापार के लिए उत्पादन नहीं कर रहा है, वो किस लिए उत्पादन कर रहा है? ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और जब परिवार के लिए भरण पोषण करता है तो सीधी सी बात है, इसमें अपने परिवार के सदस्यों को ही काम में लिया जाता है और ज्यादा महत्वपूर्ण उपकरणों को काम में नहीं लिया जाता, बल्कि जो पुराने कृषि के उपकरण हैं या जो पुराना तरीका है ना हल बैल से काम करने वाला, उसी तरीके को काम में लिया जाता है इसमें। ठीक है। और इसमें भूमि का आकार भी छोटा होता है। तो पुराने उपकरण में जैसे लकड़ी का हल हो गया, खुदाई करने वाली छड़ी वगैरह, ये सब इसमें काम में लेते हैं। और अपने ही परिवार के लिए जब काम में लेना है तो फिर ज्यादा बड़ी भूमि की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो छोटा ही भूमि का आकार होता है। यानी एक छोटे से आकार में किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, यानी अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए जो खेती करता है उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। और इस प्रकार की जो खेती या कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। मानसून का मतलब जब बारिश आती है उस हिसाब से ही इसमें खेती की जाती है। अलग से सिंचाई की व्यवस्था किसान इसमें नहीं करता है। और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पे भी ये
जो खेती है निर्भर करती है, क्योंकि यदि मिट्टी अच्छी उर्वरता वाली है तो वहां पे अच्छी फसल हो जाएगी। और इसके अलावा फसल उगाने के लिए जो दूसरे पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो भी इस पर निर्भर करती है। इसी की वजह से फसल कभी कम और कभी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है। एक बच्चों, आपने कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी सुना होगा। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इस प्रणाली में क्या होता है, ये भी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का ही एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि जो किसान है वो जमीन के टुकड़े को पहले तो साफ करता है। साफ करने के लिए वो क्या करेगा, जलाएगा उसको। ठीक है, स्लैश एंड बर्न यानी पहले इसको काटता है वो और फिर उसको जलाता है। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना। ठीक है, तो ये कर्तन दहन प्रणाली कहलाती है। इसमें पहले वो उस जमीन के टुकड़े को साफ करने के लिए जो भी वहां पे फसल है उसको काटता है, फिर उसको जला देता है, जो भी वहां पे पेड़ पौधे जो भी है। और जब जलाने के बाद जो राख होती है वो वहां पे बिखेर देता है उस राख को, और उसी की वजह से वो जमीन उपजाऊ हो जाती है और फिर वहां पे अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन आपको पता है जब एक ही जमीन पे बार बार उत्पादन होगा तो क्या होगा, बताओ चिंटू क्या होगा? मैम फिर वो मिट्टी में वो पावर नहीं रहेगी। हाँ, यानी मृदा में उर्वरा शक्ति कम होने लग जाती है। और जब मृदा में उर्वरा शक्ति कम होने लग जाती है तब फिर क्या करता है किसान, उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देता है और दूसरे टुकड़े की तलाश में जाता है, या दूसरे टुकड़े को खेती के लिए वो साफ करता है। तो साफ करने के लिए वो वही प्रणाली, वही तरीका अपनाएगा। क्या करेगा कि उसको पहले साफ करने के लिए जो भी वहां पे उगा हुआ है उसे पहले काटेगा, फिर उसे जलाएगा, फिर उसकी राख को वहां पर बिखेर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें उत्पादकता कम होती है। उत्पादकता कम का मतलब ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ही टुकड़े पे बार बार जब खेती की जाएगी तब भी उत्पादकता कम हो जाती है। और दूसरी चीज, इसमें पुराने तरीके से ही खेती हो रही है, कृषि के पुराने उपकरणों का ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए भी इतनी उत्पादकता नहीं होती है। ठीक है, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे इस कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहा जाता है, झूम झूम खेती कहा जाता है। तो कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि झूम खेती कहाँ कहा जाता है, तो आप बताएंगे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें कर्तन दहन प्रणाली को झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, और मणिपुर में इसी कर्तन दहन प्रणाली को पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो आप देखिए भारत में ही इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और ये जो स्लैश और बर्न टेक्निक या कर्तन और दहन प्रणाली है, ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के भी कई देशों में होती है। वहां भी इसको कई अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे। तो इन कंट्रीज में भी कर्तन और दहन प्रणाली से खेती होती है और यहाँ पे इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। देखो यहाँ पे चित्र दिख रहा है ना, इसमें क्या कर रहे हैं इस चित्र में कि उस भूमि के टुकड़े में जो भी कुछ लगा है उसको साफ करने के लिए क्या किया जा रहा है चिंटू? मैम इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें तो उस भूमि के टुकड़े को जलाया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो जला करके उसकी जो राख होगी फिर उसे बिखेर देंगे। और इस चित्र में देखिए कि राख बिखेरने के बाद यहाँ पे
फिर खेती की जा रही है। तो इस तरह से ये क्या है, कर्तन और दहन प्रणाली से खेती की दो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट आता है जो आपका है गहन जीविका कृषि। ठीक है, आपने एक तो देख लिया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, वो समझ लिया। ठीक है, अब दूसरा है गहन जीविका कृषि। इसमें क्या होता है कि जो भूमि का टुकड़ा होता है उस पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है और वहां पे जब ज्यादा जनसंख्या है और जनसंख्या को खाद्यान्न तो चाहिएगा, लेकिन भूमि का जो टुकड़ा है या भूमि जो खेती करने लायक है वो कम है, तो क्या होगा, वहां पर उस भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा हो जाएगा। तो जब ज्यादा दबाव हो जाएगा और उत्पादन ज्यादा करना होगा, तो किस तरह की खेती करनी पड़ेगी, गहन जीविका कृषि करनी होगी। यानी उस खेती में टुकड़ा कम है भूमि का खेती के लिए, लेकिन हमें उत्पादन ज्यादा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी श्रम ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। और दूसरा, उर्वरक, खाद और सिंचाई के तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही होता है गहन जीविका कृषि में कि यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और यहाँ पे श्रम गहन खेती की जाती है, यानी कि जो है लोग ज्यादा मेहनत करते हैं इसमें, क्योंकि उन्हें उत्पादन को बढ़ाना होता है और इसलिए वो अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग करते हैं, यानी कि उर्वरक, खाद, सिंचाई इन सब का प्रयोग करेंगे। साथ में खेती के लिए आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इस चित्र में ये गहन जीविका कृषि हो रही है और यहाँ पे देखो हल बैल की सहायता से नहीं हो रही है ना, ये क्या दिखाई दे रहा है, मैम ये तो ट्रैक्टर से खेती हो रही है। हाँ, यानी कि इसमें आधुनिक कृषि के उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें जैव रासायनिक खाद डाली है, उर्वरक डाला गया है, सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। और दूसरे चित्र में भी आपको दिख रहा है, देखो कितने सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं ना काम करते हुए, यानी कि काफी लोगों की इसमें आवश्यकता होती है ना। श्रम गहन खेती यहाँ पे की जा रही है। ठीक है ना, तो ये गहन जीविका कृषि में ये श्रम गहन खेती होती है और इसमें जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग होता है और कृषि के नवीन उपकरणों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में एक तो मैंने बताया था आपको मिश्रित खेती और दूसरा बताया था रोपण खेती। तो जो मिश्रित खेती है, मिश्रित यानी मिक्स्ड, तो इसमें क्या होता है, जब एक ही बार में एक से अधिक फसल एक ही जगह पे उगाई जाती है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। ये देखो ये चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि एक ही बार में एक से ज्यादा फसल यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे ये अलग तरह की फसल है, ये अलग है, ये अलग है, इस तरह एक ही बार में अलग अलग फसलों को उगाया जाता है। और जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे भी मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रोपण कृषि, जिसे प्लांटेशन फार्मिंग भी कहा जाता है। तो ये वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है और इसके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इतना बड़ा क्षेत्र होता है और उस पूरे बड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। एकल फसल का मतलब सिर्फ एक ही फसल को बोया जाता है और इसमें अत्यधिक पूंजी निवेश होता है। अत्यधिक पूंजी निवेश का मतलब क्या है, काफी ज्यादा इसमें पैसा लगाया जाता है और श्रम का उपयोग होता है। तो क्या ध्यान रखोगे रोपण कृषि में कि बहुत बड़ा एरिया होता है और एक ही फसल बोई जाती है और बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगाया जाता है और अत्यधिक श्रम का उपयोग होता है। जो भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सारी जो फसलें हैं ये सब क्या है, रोपण फसलें हैं।
और रोपण की जो कृषि है वो उसका जो उत्पादन हो रहा है किस वजह से हो रहा है? बिक्री के लिए, क्योंकि ये क्या है? वाणिज्यिक खेती है। ये हम उत्पादन क्यों कर रहे हैं? ताकि उस उत्पादन को हम निर्यात कर सकें, दूसरे देशों को भेज सकें, उससे व्यापार कर सकें। तो ये उत्पादन बिक्री के लिए होता है, खुद के जीवन निर्वाह के लिए नहीं होता। यानी इसका यूज क्या है? कॉमर्शियल यूज है, इससे कमाई का ये साधन है, बिक्री के लिए इसका उत्पादन हो रहा है। और जब बिक्री के लिए उत्पादन हो रहा है रोपण कृषि का, तो वो जो उत्पादन होगा, इतना ज्यादा उत्पादन होगा, तो उसको पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन की। और परिवहन की आवश्यकता होगी तो परिवहन का भी विकास होगा और इसके लिए संचार के साधनों का भी विकास होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रोपण कृषि परिवहन और संचार का भी विकास कर देती है और साथ में इसका जो उत्पादन है उससे क्या हो रहा है? निर्यात हो रहा है और इससे देश को विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो रही है और इससे देश का भी विकास हो रहा है। ठीक है? ये देखिए तस्वीर में आपको रोपण कृषि दिखाई दे रही है ना? रोपण कृषि, इसमें आप ये देखेंगे कितना बड़ा एरिया है और यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो चित्र है उसमें किसकी खेती हो रही है? ये सब प्लांटेशन किसका किया गया है? केलों का। ये सारे केलों के पौधे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और काफी बड़े एरिया में ये किया जा रहा है। एक ही फसल है, किसकी है? केले की। देखो पूरे एरिया में आपको सिर्फ केलों का ही उत्पादन नजर आ रहा है। इधर आप देखेंगे ये किसका उत्पादन है? कॉफी का। और देखिए कितने सारे औरतें यहाँ पे काम कर रही हैं, तो ये श्रम गहन भी है और बहुत बड़े एरिया में एक ही फसल उगाई जा रही है। काफी ज्यादा इसमें पूंजी का निवेश हो रहा है और इसका उत्पादन बिक्री के लिए हो रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये कृषि के प्रकार, जो हमारा जीविका निर्वाह कृषि था, गहन जीविका निर्वाह कृषि था और वाणिज्यिक कृषि अच्छे से समझ में आ गया? हाँ मैम, मुझे अच्छे से आ गया। ठीक है, अब देखो मैं आपको शस्य प्रारूप का बताती हूँ। जो ये फसलें हमारी हो रही हैं वो 3 तरह की फसलें हैं। कौन कौन सी है? रबी, खरीफ और जायद। क्योंकि एक ही फसल पूरे साल नहीं होती, कोई फसल किसी समय होती है, कोई किसी समय होती है। आपको पता है ना, घर में भी आप बात करते होगे। हाँ मैम, घर में जैसे ना मम्मी कहती है कि ना बेटा अभी तो ये नहीं मिलेगा बाजार में, नया जो गेहूं आएगा तब अपन लेंगे, ऐसे बातें करती है। हाँ, क्योंकि मम्मी को पता है कि गेहूं पूरे साल पैदा नहीं हो रहा है, चावल पूरे साल पैदा नहीं हो रहा है, तो जो फसल जिस समय पैदा होती है उस हिसाब से हमने उसको 3 भागों में कैटेगराइज्ड किया है, रबी, खरीफ और जायद। तो वो मैं आपको टेबल से अच्छे से समझा देती हूँ। रबी जो फसल है उसका बोने का समय क्या होता है? शीत ऋतु, यानी सर्दी की ऋतु की शुरुआत में ये बोई जाती है। अक्टूबर से दिसंबर में ये बोई जाती है। तो इस समय कौन सी फसल बोई जा रही है? रबी की फसल इस समय बोई जा रही है। और काटा कब जाता है इसको? ग्रीष्म ऋतु में, अप्रैल से जून में। अप्रैल से जून में इसको काटा जाएगा। और इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। हाँ मैम, हमने ना सर्दी में ही हम लोग मटर के पराठे खाते हैं। हाँ बेटा, और आपको पता है कि सरसों के फूल कब लहलाते हैं? आपको जो पता है, बसंत पंचमी आती है उस समय एकदम सरसों के फूल दिखाई देते हैं ना खेतों में। तो उस समय सरसों तैयार हो जाता है, वो काटने का समय आ जाता है। और आपको होली के टाइम में आप गेहूं की बालियां होली के उसमें करते हैं ना, हाँ मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो उस समय गेहूं तैयार हो जाता है, नया जो गेहूं आता है। तो ये गेहूं, जो चना, चना भी उस समय हरे हरे चने साफ करती होगी ना आपकी मम्मा? लाती है, हम भी करते हैं, बड़ा मजा आता है, पट पट करके हम चने निकालते हैं उसमें से। बहुत समझदार हो। तो ये गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब जो फसलें हैं
अप्रैल से जून में काट ली जाती है और बोया कब जाता है ने अक्टूबर से दिसंबर और इन्हें क्या कहा जाता है रबी की फसलें कहा जाता है। और इनके महत्वपूर्ण राज्य यानी कौन-कौन से राज्यों में ज्यादातर रबी की फसलें होती हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह आते हैं। ठीक है। दूसरी आपकी आती है खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है वो कब आती है जब उसको हम कब बोया जाता है मानसून के आगमन के साथ उसे बो दिया जाता है और काटा कब जाता है सितंबर अक्टूबर में। अभी आप गांव गए हो तो अभी आपने गाना गाया, आपने बताया कि काम कर रहे थे खेतों में, चावल के खेत थे, है ना, तो चावल तैयार हो गया, वो चावल को निकाल रहे थे किसान उसमें से। हाँ मैम, सही कह रहे हो आप। हाँ, तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब सर्दियों में आप खाते हो ना, बाजरे की रोटी खाते हो, मूंगफली खाते हो, सोयाबीन वगैरह, ये सब सर्दियों में आ चुका होता है क्योंकि ये फसल अक्टूबर में कट चुकी होती है। तो मानसून के आगमन यानी कि जून में जब मानसून आता है उस समय उसको बो दिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। महत्वपूर्ण राज्य कौन-कौन से हैं चावल वगैरह, असम, पश्चिमी बंगाल में बहुत होता है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, बाजरा आपका कहाँ पे है, बाजरा राजस्थान में होता है ना? तो ये सब फसलें इन राज्यों में होती हैं, ठीक है? तीसरा जो फसल का प्रारूप है उसे कहते हैं जायद। जायद ग्रीष्म ऋतु में ही बोया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में बहुत जल्दी उसकी फसल तैयार हो जाती है। इसमें तरबूज, खरबूजे, खीरे, चारे की फसल वगैरह आते हैं। हाँ मैम, हम लोग गर्मियों में तरबूज और खरबूजे खूब खाते हैं और मम्मी खीरा वगैरह भी हमें सलाद में खाने के साथ देते हैं। हाँ, तो ये उस समय तैयार हो जाते हैं, इन्हें जायद की फसलें कहा जाता है। तो आप सबको बच्चों क्या ध्यान रखना है कि कौन सी फसल किस प्रारूप में आती है, ये ध्यान रखना है। इनका बोने का समय, उनका काटने का समय क्या है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो, आपको पता है कि हमारे दो महत्वपूर्ण त्योहार हैं, होली और दिवाली। ये हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहार आप सबको पता है, ठीक है? इसी से कनेक्ट कर देती हूँ। देखो, दिवाली आपको पता है अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है ना? तो अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, तो दिवाली में कितने अक्षर हैं? 3 है ना, दिवाली, ठीक है? और ऐसे खरीफ में 3 अक्षर कर दो, खरीफ। तो आप ये देखो, खरीफ की फसल कब तैयार मिलती है? जब दिवाली आती है, उस समय तैयार मिलती है। तो यानी कि खरीफ की फसल का काटने का समय सितंबर अक्टूबर हो गया, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है। तो खरीफ को आप क्या याद रखोगे कि दिवाली के आसपास खरीफ की फसल एकदम तैयार है, और जब तैयार है तो कुछ समय पहले ही उसको बोया जाएगा। तो बोने के लिए क्या ध्यान रखोगे कि मानसून के आगमन के साथ उसे बो दिया जाता है। और साथ में आप देखो, थोड़ा-सा आप सर्दियों में ध्यान रख लो क्या-क्या फसलें आती हैं। बाजरे की रोटी आप खाते हो, मूँगफली खाते हो, सोयाबीन, चावल, ये सब उस समय आ जाता है। मक्का, मक्का भी खाते हैं, ज्वार, तो ये सब खरीफ की फसल है, ठीक है? अब होली आती है, कब आती है? मार्च में, ठीक है? तो होली के टाइम में, होली 2 अक्षर का, होली 2 अक्षर है ना? ऐसे ही रबी में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर, रबी। तो रबी की फसल कब तैयार हो जाती है? जब होली आती है। और होली कब आती है? मार्च में। तो आप ये ध्यान रखो कि मार्च अप्रैल के टाइम में ये फसल तैयार हो जाती है, यानी कि अप्रैल से जून तक में एकदम काट लिया जाता है, इसको साफ कर दिया जाता है। जब अप्रैल से जून में काट लिया जाता है, तो बोएंगे कब? शीत ऋतु में, सर्दियों में बोएंगे, यानी अक्टूबर से दिसंबर में बोएंगे, ठीक है ना? तो अक्टूबर से दिसंबर में रबी की फसल बो लेंगे और काटने का समय होली आने के बाद, क्योंकि होली में गेहूं की बालियां जलाते हैं, तो गेहूं क्या है? रबी की फसल। उस समय चना आता है, चना को आप लोग हरे हरे चने को भी निकालते हो, मटर भी उस समय आप खाते हो।
बसंत पंचमी के समय सरसों के फूल लहलाते हुए दिखते हैं, पीली पीली बसंत पंचमी, पीले कपड़े पहनते हो, पीला सरसों नजर आता है चारों तरफ, ठीक है ना? तो ये सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, ये क्या है? रबी की फसल। तो ऐसे दिमाग में रखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। और जायद फसल को बस इतना ध्यान रखो कि हम गर्मियों में जो खीरे, तरबूज, खरबूजे ये सब खाते हैं, ये जायद की फसल है और ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। अरे वाह मैम, आपने तो इतने अच्छे तरीके से समझा दिया। दिवाली, होली का ध्यान रख के अब हम कभी भी खरीफ, रबी इनको कभी नहीं भूलेंगे। चलो बहुत अच्छा बच्चों, तो अब नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके, अच्छे से समझ में आ गया? उसको अच्छे से देखो और याद कर लो, ठीक है? ओके, बाय।